6 अप्रैल 2020 एथेन नाम का एक आदमी एनवायरमेंटलिस्ट ज्यूड मैथ्यू के पास आता है एंड कहता है कि मैं ईयर 2256 से आया हूँ। फ्यूचर में दुनिया की हालत बहुत नाजुक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं भी फार्मिंग नहीं होती है। ऑक्सीजन की कमी के चलते लगभग आधी दुनिया ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए मैं पास्ट में आया हूँ ताकि मैं आने वाले फ्यूचर को बदल सकूँ और एक आप ही हो जो मेरे इस काम में मुझे मदद कर सकते हो। ये सुन के मैथ्यू को लगता है या तो ये आदमी झूठ बोल रहा है या फिर ये पागल है एंड कहता है कि मैं आपकी बात पर बिलीव क्यों करूं। इसके जवाब में एथेन एक डिवाइस निकाल के मैथ्यू का फ्यूचर दिखाता है। वो दिखाता है कि कैसे मैथ्यू का पर पोता ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, कैसे ऑक्सीजन की अभाव के चलते उसके पोते का मौत हो चुका है एंड वो ये भी दिखाता है कि अगले दिन 7 अप्रैल को शाम को ठीक 5 बजे एक कार एक्सीडेंट में मैथ्यू का मौत होने वाला है। ये सब देख के मैथ्यू एकदम शॉक्ड हो जाता है एंड डिसाइड करते हैं कि वो एथेन की मदद करने के लिए 7 अप्रैल की सुबह को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले एथेन शॉकिंगली गायब हो जाता है। कहीं पे भी उसका पता नहीं चलता है और जब ये सारी बात मैथ्यू प्रेस के सामने बोलते हैं तब कोई भी उनकी बातों का बिलीव नहीं करता है। लेकिन जैसा कि एथेन ने कहा था, उसी दिन शाम को ठीक 5 बजे एक कार एक्सीडेंट में ज्यूड मैथ्यू का मौत हो जाता है, जिसके बाद एक खबर पूरी दुनिया में तेजी से फैल गया। तो क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? अगर एक लाइन में कहूँ तो हाँ, टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन वैसा टाइम ट्रेवल नहीं जैसा कि आप फिल्मों में देखते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? अकॉर्डिंग टू आइजैक न्यूटन, आप यूनिवर्स के किसी भी प्लैनेट में हो, किसी भी स्पीड में ट्रेवल कर रहे हो, फ्लो ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ये सही नहीं है। टाइम कांस्टेंट नहीं है, बल्कि टाइम एक नदी की तरह है। जैसे नदी में पानी का फ्लो कभी तेज होता है तो कभी कम, ठीक वैसे ही फ्लो ऑफ टाइम भी कभी तेज होता है तो कभी कम, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड एंड ग्रेविटी। यानी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, स्पीड एंड ग्रेविटी को चेंज करके टाइम को भी स्पीड अप या स्लो डाउन किया जा सकता है। इस चीज़ को कहा जाता है टाइम डायलेशन एंड टाइम डायलेशन 2 तरीके से होता है और पहला है स्पीड की वजह से। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए टाइम उतना ही स्लो गुजरेगी रिलेटिव टू एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पीड से नहीं जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 घड़ी है, जिसमें से एक घड़ी को मैं अपने पास ज़मीन पर रख लेता हूँ और दूसरे घड़ी को लेकर आप एक फ्लाइट में चढ़ जाते हो एंड वो फ्लाइट पूरे धरती का एक चक्कर लगा के लैंड करता है। अब अगर हम इन दोनों घड़ियों को कंपेयर करेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि जो घड़ी आपके साथ फ्लाइट में था उसका टाइम कुछ नैनो सेकेंड पीछे होगा इन कंपेयर टू जो घड़ी मेरे पास ज़मीन पर था। क्योंकि आपका स्पीड ज़्यादा था, इसीलिए यहाँ पर काइनेटिक टाइम डायलेशन हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हेफेल-कीटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे 1971 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को टेस्ट करने के लिए किया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि जो घड़ी प्लेन में था उसके लिए टाइम एक्चुअली में स्लो गुजर रही थी, बल्कि इसका मतलब ये है कि टाइम एक रिलेटिव चीज़ है। हम जमीन से उस घड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए हमें टाइम स्लो लग रहा है। लेकिन जो आदमी फ्लाइट में था उसके लिए तो टाइम वैसे ही गुजर रही थी जैसे कि हमारे लिए गुजरती है। इन शॉर्ट, फ्यूचर में ट्रैवल करना आज के दिन भी पॉसिबल है, साइंटिफिकली प्रूवन है। आपको बस एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना होगा जो लाइट की स्पीड में ट्रैवल करते हो। अगर आप एक ऐसा रॉकेट बना लेते हो और उसके अंदर 10 साल तक स्पेस में रहकर धरती पर वापस आते हो तो आपको जो टाइम दिखेगा वो 9000 साल बाद का होगा। हमारे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ ही नहीं सकती है जिससे कि हम लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर पाए। आप निराश मत होइए, क्योंकि टाइम डायलेशन का एक और तरीका है एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ज़्यादा स्पीड होने की वजह से टाइम स्लो होती है, ठीक वैसे ही ज़्यादा ग्रेविटी होने से भी टाइम स्लो होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होने वाले टाइम डायलेशन को विजुअलाइज करने के लिए आइंस्टाइन ने कहा था कि आप इमेजिन करो एक स्पेस टाइम का फैब्रिक है जिसके ऊपर हमारे सारे प्लैनेट्स हैं। तो जितना भारी एक प्लैनेट होगा उतना ही स्पेस टाइम का फैब्रिक नीचे की तरफ बेंड होगा। इसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आप मेरे इस टी शर्ट को स्पेस टाइम का फैब्रिक समझो और इन मार्वल्स को प्लैनेट। तो जितना भारी एक प्लैनेट होगा उतना ही स्पेस टाइम का फैब्रिक नीचे की तरफ बेंड होगा और जो प्लैनेट जितना भारी होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जुपिटर का 24.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सूरज का 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सो जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही स्लो टाइम गुजरेगा। इन शॉर्ट, अगर आपको फ्यूचर में ट्रैवल करना है तो आप कुछ दिन बिताए सूरज के पास या फिर उससे भी भारी ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल के पास, और जब आप वहाँ से धरती पर वापस आएंगे तो आप फ्यूचर में होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को 2014 की इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था। उस मूवी का मेन कैरेक्टर ब्लैक होल के पास के एक प्लैनेट में लैंड करता है एंड हर एक घंटा जो वो वहाँ पर गुजरते हैं उस प्लैनेट के बाहर के लोगों के लिए वो 7 साल के बराबर होता है, जो कि साइंटिफिकली एक्यूरेट चीज़ है। एक्चुअली में ऐसे ही होगा अगर आप ब्लैक होल के पास जाके रहोगे, लेकिन ये अभी तक प्रूवन नहीं है कि कोई ब्लैक होल के इतने करीब जाके जिंदा रहेगा या नहीं, क्योंकि ब्लैक होल पूरे यूनिवर्स की सबसे हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट है। लाइट भी ब्लैक होल के पास जाके बेंड हो जाती है। स्पीड और ग्रेविटी के अलावा एक और तरीका है जिसके थ्रू आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो, एंड दैट इज वर्म होल। अब वर्म होल खुद में ही एक ब्रॉड टॉपिक है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी तक तुमने जितने भी तरीके बताया वो सब फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए है, लेकिन व्हाट अबाउट पास्ट? हम पास्ट में ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? अभी तक हमारे साइंटिस्टों की जो समझ है उसके हिसाब से हम पास्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहीं पर लाइट से भी पहले पहुंच जाए तो हम पास्ट की एक झलक को जरूर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाइट को जाने में एक टाइम लगता है। वैसे तो लाइट की स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है, फिर भी अगर हम लाइट ईयर्स की बात करें तो एक टाइम तो लगता ही है। तो अगर हम लाइट से पहले ही पॉइंट बी तक पहुंच जाए, फिर जो हम लाइट को आते हुए देखेंगे वो पुराना होगा। अब हम मान लेते हैं कि आगे चल के पास्ट में ट्रैवल करना भी पॉसिबल हो जाए, लेकिन पास्ट में ट्रैवल करने से कुछ पैराडॉक्स क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप टाइम मशीन में बैठ के पास्ट में ट्रैवल करते हो एंड अपने ग्रैंडफादर को मार देते हो, तो आपके फादर कैसे पैदा होंगे? और अगर आपके फादर ही पैदा नहीं हुए हैं तो आप कैसे पैदा हुए हो? और अगर आप पैदा ही नहीं हुए हो तो फिर आप फ्यूचर से पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को कैसे मारा? या तो अब जिंदा हो या फिर अब जिंदा नहीं हो। इस चीज को कहा जाता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसके काउंटर में कुछ लोग मल्टीवर्स का थ्योरी देते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से अगर आप पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मार दोगे तो वहां से एक अलग यूनिवर्स क्रिएट होगा। ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्स होता है एंड अलग अलग इवेंट होता रहता है, जो मुझे उतना लॉजिकल नहीं लगता है। और अगर सच में पास्ट में ट्रैवल करना पॉसिबल है तो कहाँ है फ्यूचर के लोग? हमारे आसपास तो फ्यूचर से आए हुए लोग होना चाहिए था ना। लेकिन तुमने ही तो वीडियो के शुरू में कहा था कि एक आदमी फ्यूचर से आया है। अरे वो एक फिक्शनल स्टोरी था वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सच नहीं है। बाय द वे, स्टोरी कैसा था कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए क्लिक ऑन दिस प्लेलिस्ट।